हाँ, क्लास 7 SST के अंदर पार्ट 2 के अंदर अब पर्यावरण अध्ययन के अंदर यूनिट नंबर 1 रिवाइज के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, दौरान कार्य के रूप में लेते हैं, जिसका अध्याय का नाम है अपने पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल, ठीक है ना। पर्यावरण क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका जब हिंदी में संधि विच्छेद किया जाता है तो 2 शब्द आता है, परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ, अब एक एक शब्द का अर्थ समझे तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है वातावरण। तो इस प्रकार हम पर्यावरण को परिभाषित करें तो परि प्लस आवरण यानी हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से बना है। पर्यावरण 2 शब्दों से बना है। वो शब्द कौन सा है? परि प्लस आवरण। अब देखिए, परि का अर्थ होता है चारों ओर का। दूसरा शब्द है आवरण, यानी आवरण को आप वातावरण कह सकते हैं या वायुमंडल कह सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार पर्यावरण को परिभाषित करें तो मुख्य रूप से इनकी परिभाषा देखी जाए तो इसकी परिभाषा होगी, पर्यावरण क्यों हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण या आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। अब देखें, हमारे चारों ओर का जो भी इन्वायरमेंटल वातावरण है वो पर्यावरण के रूप में आता है। अब देखो, पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक घटकों के रूप में आता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण का निर्माण या इसका संगठक बात करें, पर्यावरण का संगठक के रूप में, पर्यावरण का मुख्यतः 2 संगठकों से इसका निर्माण होता है। मुख्यतः इसके कितने संगठक है? 2, जिसको आप जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक के रूप में कह सकते हैं। अब देखिए, जैविक घटक के अंदर कौन कौन आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जैविक घटक के अंदर इन दोनों का अपना तुलनात्मक अध्ययन करें, ठीक है ना। जैविक घटक के अंदर समस्त सजीव जीव आते हैं, सजीव घटक आते हैं, जिसका निश्चित जीवन चक्र होता है, दैनिक क्रियाकलाप होती है, वो सजीव घटक में आ गए। सजीव जीव वो आ गए। अजैविक के अंदर समस्त निर्जीव घटक, निर्जीव घटक। एग्जाम्पल करें, इसका उदाहरण के रूप में ले, मृदा, वायु, जल, पत्थर, चट्टाने आदि बहुत सारे हैं जो अजैविक घटक में आते हैं। इनका क्या आता है? निर्जीव के रूप में आता है। जीवन चक्र की क्रियाएं इसमें अजैविक घटक में नहीं होती। अब इसका उदाहरण, जैविक घटक का उदाहरण करें उदाहरण के रूप में, तो इसके अंदर समस्त पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये इसमें आ गए जैविक घटक के अंदर। अब देखो, पर्यावरण का बनना, इसके अंदर जैसे वायुमंडल आ गया, जैव मंडल आ गया, स्थल मंडल आ गया, जल मंडल आ गया, ये सब है ना, इसका निर्माण होता है। अब देखें, स्थल मंडल की इसमें बात की जाए, स्थल मंडल की बात की जाए तो इसका समस्त स्थल मंडल आता है, जिसके अंदर धरातल के रूप में धरातल। अब देखो, धरातल का संगठन, धरातल के अंदर समस्त
वस्तुएं आ गई, जैसे मृदा है, ठीक है, जल है, ये सब मिट्टी, चट्टाने हैं, पत्थर है, ये सब स्थल मंडल के आ गई। अब देखो दूसरा जल मंडल, ये है ना पृथ्वी का पर्यावरण का महत्वपूर्ण मंडल होता है। इसके अंदर जल मंडल के अंदर समस्त प्रकार का जल, अब पृथ्वी की जितनी धरातल है उसका 71% जल मंडल है। कितना है? 71% धरातल का जल मंडल है। अब जल मंडल, इसके अंदर देखो जल है ना, स्थल मंडल की बात की जाए तो ये है ना समस्त 29% हो गया। जैसे 71 इसका जल मंडल का हो गया, 29% स्थल मंडल का हो गया। 71% जल मंडल है। अब देखो इसका पीने योग्य जल कितना है? इसका है ना 33% ओनली फॉर पीने योग्य जल है। पीने योग्य जल है। जल का एक निश्चित वाटर साइकिल होता है, जल चक्र होता है, जिसके द्वारा जल चक्र द्वारा इसका वापस पुनर्निर्माण होता है, यानी रिसाइकिल होता है। जल चक्र के द्वारा वापस भाप बन के पानी का ऊपर उठना, फिर संगठन होना, फिर उसका बादल के रूप में नीचे वापस गिरना, ये जल चक्र का, जल चक्र द्वारा इसका निर्माण होता है जल का। ठीक है ना। तो अपने स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और दूसरा अगले इसके आगे पढ़ते हैं जो पर्यावरण के मंडल के रूप में आता है। ठीक है, उसका तीसरा है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। दो तो अपने पढ़ लिया है, तीसरा है वायुमंडल। अब देखो वायुमंडल के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है? सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्या है वायु? क्या है वायु? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। आपको पूछे तो वायु क्या है, तो आप बताएंगे वायु गैसों का मिश्रण है। अब देखें, इसमें बहुत सारी गैसें आती हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे वायु है, और इसमें धूल के कण भी आते हैं वायु में, इसमें धूल के कण भी विद्यमान रहते हैं। अब देखो वायु मुख्यतः रूप में वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा गैस की बात की जाए, वायु की बात की जाए तो नाइट्रोजन आपको देखने में मिलती है। कौन सी? नाइट्रोजन। साइंस के अंदर नाइट्रोजन को N2 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी आप प्रतिशत की बात की जाए तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में विद्यमान रहती है। फिर इसके बाद में द्वितीय स्थान पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको O2 से शो करते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 21% होता है इसका। अब देखो अन्य गैसें, अदर गैसें, अन्य गैसें, इसकी बात की जाए तो प्रतिशत में तो ओनली फॉर 1% होती है अन्य गैसें। अब देखो अन्य गैस में कौन कौन सी है, जैसे कि आर्गन है, ओजोन है, हीलियम है, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो अदर के रूप में आती है। ठीक है ना। अब इनको याद रखना है। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 2%। अन्य गैसें कितने परसेंट? 1%। कौन कौन सी? आर्गन, ओजोन जिसको O3 इसका फॉर्मूला है साइंस के अंदर, हीलियम, ठीक है, आदि, हीलियम, आर्गन, बहुत सारी गैसें। अब देखो इन गैसों का उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का किस रूप में उपयोग आता है? नाइट्रोजन का उपयोग जैसे रासायनिक उर्वरक उसको बनाने में काम आ गया। ठीक है ना। पौधे नाइट्रोजन को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सीधा नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन को पहले नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलते हैं। किसमें? नाइट्राइट में। फिर इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। पेड़ पौधों के भोजन में
पेड़ पौधों में रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए इसका उपयोग है। अब देखो ऑक्सीजन दूसरी है, सेकंड पे आती है, जिसकी मात्रा 21% होती है। इसको आप क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम इसको प्राणवायु कहते हैं। प्राण वायु, यानी इन गैस के द्वारा प्राणों की रक्षा होती है। अपने अपने मतलब जीवन क्रिया में इस गैस का उपयोग लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका उपयोग समस्त सजीव उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर अन्य गैसें हैं, आर्गन है, इनका भी इसका पर्यावरण में कुछ रोल होता है। ओजोन है, ये तो आप सब जानते ही हैं, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पैरामैग्नेटिक किरणें, इनका रक्षा कवच के रूप में काम करती है। हीलियम भी अक्रिय निष्क्रिय गैस है, इसका भी उपयोग होता है। ये हो गया अपना वायुमंडल, ठीक है ना। फिर आता है चौथा स्थलमंडल, इसको पढ़ा दिया सही। ये तीन आपने मंडल पढ़ लिए। इन तीनों का क्या है, आपस में एम रोल रहता है। फिर है ना, अब देखो पर्यावरण के संतुलन की बात की जाए, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का आपस में तालमेल रहेगा। जैविक एवं अजैविक घटकों का आपस में तालमेल रहता है तो पर्यावरण का संतुलन रहता है। तालमेल रहता है तो पर्यावरण संतुलन के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। अब देखो पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है, जब मानव अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के घटक है, जैसे पेड़ पौधों की कटाई है, वनोन्मूलन है, उसको हटाना है, ठीक है, खनन है, इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। बहुत सारा प्रदूषण पर्यावरण के रूप में जाता है, पॉल्यूशन के रूप में। इसके कारक कौन कौन से, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषण होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब देखो मानवीय क्रियाकलापें कौन सी हुई, जैसे वनोन्मूलन है, ठीक है, खनन है, इनके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अब प्रदूषण हो गया। अब प्रदूषक, देखो प्रदूषण के अंदर बहुत सारे हो गए, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल हो गया, मृदा प्रदूषण भी होता है, क्योंकि रेत के संगठक में जो रासायनिक जो उर्वरकों के जो विषैली है, केमिकल है, उसमें आगे मृदा प्रदूषण भी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, बहुत सारा इस प्रकार के प्रदूषण है, ठीक है ना। ये पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना। ये प्रदूषक क्या होता है, एक तो प्रदूषण, एक प्रदूषक। प्रदूषक होता है वे कारक जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, यानी वे कारक जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसे प्रदूषक कहते हैं। यानी जिनसे पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है वो प्रदूषक के रूप में प्रदूषक कहलाता है। जैसे आप बात करें वायु प्रदूषण के अंदर विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों से निकलने वाले, कल कारखानों से निकलने वाले विषैली गैसें है, यानी इन गैसों से वायु का प्रदूषण प्रदूषित हो जाता है। जल है, जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के गंदे पदार्थ डालेंगे तो जल प्रदूषित हो जाएंगे, तो वो प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। फिर देखें, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण के अंदर और कौन कौन सी समस्याएं आती है जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है और मानवीय पर्यावरण प्रदूषण से मानवीय के अंदर क्या क्या हानि होती है, क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है ना। अब देखें
पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं क्या क्या आती है, कौन कौन सी? जैसे पहली बात करें तो अम्ल वर्षा, जिसको कहते हैं एसिड रेन, ठीक है ना। दूसरी विश्व उष्णता, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है पर्यावरण के अंदर, देखते हैं मुख्यतः ये दो समस्याएं है, ठीक है ना। इनका देखो अम्ल वर्षा क्या होता है, जब वायु प्रदूषण होता है तो इसमें दो प्रकार की गैसें मुख्यतः विद्यमान रहती है। कौन कौन सी? NO2 और SO2। यानी अब NO2 की बात करें तो इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है ना। ये गैसें वायुमंडल में घुली हुई रहती है। जब वर्षा के रूप में बारिश होती है तो NO2 के साथ में क्या ऐड हो जाता है? H2O, जल, ठीक है। इसी तरह SO2 में क्या हो जाता है? जल, यानी बारिश होती है। इसी कारण अम्ल वर्षा, यानी बारिश का पानी जब इन दोनों गैसों के साथ में मिल जाता है तो दो एसिड रूप में दो एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ये तो कौन सा? नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाएगा? इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर ये आप पढ़ रहे हैं सेकंड वाला, मुख्यतः दो प्रकार की गैसें होती है NO2 और SO2, ठीक है। NO2 नाइट्रिक अम्ल बनाती है जल के साथ क्रिया करके, यानी जल कहाँ? वायुमंडल में विद्यमान रहता है पहले से या बारिश के साथ में क्रिया करके। दूसरा SO2 सर, जिसे कहते हैं सल्फर ऑक्साइड, SO2 के साथ में बिगड़ करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी देखो ये अम्ल बहुत खतरनाक होता है, इसी कारण इसे अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये वर्षा होती है, बहुत सारा इससे नुकसान है अम्ल वर्षा से। ये हो गई एसिड रेन, ठीक है ना। फिर है विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग। ये है ना बहुत ही आज की समय देखी जाए तो पर्यावरण के अंदर बहुत मुख्य समस्याएं रहती हैं, जो विश्व उष्णता ग्लोबल वार्मिंग। इसके अंदर क्या रहता है? वायुमंडल के अंदर क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल का तापमान एक निश्चित तापमान टेम्परेचर से बढ़ जाता है। विश्व उष्णता क्या इसका अर्थ होता है? इसकी अर्थ का बात करें, यानी भूमंडल या पृथ्वी का तपन ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। दूसरी बात करें यानी तापमान, जिसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, सेंटीग्रेड पे मापते हैं ना, तापमान का बढ़ जाना, उसको कहते हैं विश्व उष्णता, यानी भूमि का तापमान बढ़ जाता। अब देखो तापमान बढ़ेंगे तो क्या होंगे? ठीक है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमस्खलन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, भूमि का तपन बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो तो इसमें कौन सी गैस मुख्यतः इसकी किस गैस की इसमें ज़्यादा भूमिकाएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः इसमें CO2 यानी जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये विश्व उष्णता में इस गैस की मुख्य भूमिका होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस की इसमें बहुत मुख्य भूमिकाएं होती हैं। CO2 यानी ग्लोबल वार्मिंग, जिसको कहते हैं विश्व उष्णता, जिसका अर्थ होता है भूमि का तापमान बढ़ना, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ना, तापमान का बढ़ जाना। इस गैस, अब देखो तापमान बढ़ेंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसका संतुलन बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गए। अब देखें इस प्रकार से अपन को आने वाले समय में पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है, पर्यावरण का कंजर्वेशन अनिवार्य है। तो इस कारण प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। उसको ध्यान रखना कब मनाया जाता है। नोट, प्रति वर्ष 5 जून को
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। पर्यावरण के अंदर जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण का संरक्षण के बारे में विभिन्न बातें हैं, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। लिख लो इसको। हाँ, अब देखते हैं। अब दूसरा शब्द एक पर्यावरण के अंदर आता है, उसको पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या पढ़ते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। यह भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? मानवीय क्रियाकलाप और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के घटक आपस में जुड़े रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण, पर्यावरण के घटक जो आपने पहले पढ़े, पर्यावरण के घटक एवं विभिन्न अव्यय एवं मानव आपस में जुड़ करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी मानव और इसके विभिन्न पारिस्थितिकी के अवयव इसका आपस में मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। निर्माण आपने पढ़ लिया, पर्यावरण के विभिन्न घटक आगे और उसके अवयव आगे मानव के साथ में क्रियाकलापों के साथ में आपस में जुड़ करके इसका निर्माण हो गया। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के इनके ऊर्जाओं का आपस में मेल जोल रहता है, खाद्य जाल फूड चेन होती है। इस तरह से ये अपने पर्यावरण टॉपिक जो आपने पढ़ा है इसका लगभग अपने रिवाइज के रूप में पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आंसर जो कल आगे वाली क्लास में हो जाएगा। ओके।